जरा सोचिए, एक ऐसा परिदृश्य जहां एक इंसान पूरे 42 साल से अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटा है। उसमें चेतना का कोई नामो निशान नहीं है। 42 साल मतलब एक पूरी जिंदगी गुजर जाती है इतने समय में। सही कहा। वो अपने आसपास की दुनिया को न देख सकता है, न सुन सकता है और न ही महसूस कर सकता है। बस कुछ मशीनें और नलियां होती हैं। बिल्कुल, वही मशीनें जो लगातार उसके फेफड़ों में हवा और उसकी नसों में तरल भोजन ढकेल रही हैं। और अगर मेडिकल साइंस की नज़र से देखें तो उस इंसान की धड़कनें चल रही हैं। हाँ, क्योंकि मॉनिटर पर वो लाइनें ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन एक आम इंसान की नज़र से ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कोई मेडिकल चमत्कार है या फिर एक ऐसा मेडिकल जेल जहां से मौत भी आपको आज़ाद नहीं कर पा रही? यही वो भयानक स्थिति है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता। आज के इस डीप डाइव में हम इसी बेहद संवेदनशील और धुंधले परिदृश्यों में उतरने वाले हैं। हाँ, और ये चर्चा बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं भारत में पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के कानूनी, नैतिक और सामाजिक विकास की। और हमारे पास जो मुख्य सोर्स मटेरियल है वो हाल ही का 2026 का ऐतिहासिक हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे जुड़े कुछ बहुत ही अहम पुराने कानूनी दस्तावेज भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा हैं। और सच कहूं तो ये एक ऐसा विषय है जो हम सब के जीवन को कभी ना कभी छू सकता है। बिल्कुल छू सकता है। मतलब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां वेंटिलेटर, डायलिसिस और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स ने मौत को कई कदम पीछे तो धकेल दिया है, लेकिन उसकी एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। एकदम सही। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुविधा पैदा हो गई है। हमारी आज की इस चर्चा का जो मिशन है वो यही समझना है कि कैसे भारत का कानून और हमारा समाज बदल रहा है। वो जो लाइफ एट एनी कॉस्ट वाली अप्रोच थी ना। हाँ, वही किसी भी कीमत पर बस सांसें चलाते रहो वाली पुरानी आदत से हम बाहर निकल रहे हैं। अब सारा फोकस मरीज की ऑटोनॉमी पर आ गया है। ऑटोनॉमी यानी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक। राइट, बिल्कुल। फैसले लेने का हक और सम्मान के साथ मृत्यु, ये दोनों चीजें अब केंद्र में हैं। तो इस पूरी कहानी को अगर हम एक कानूनी नजरिए से देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम 2026 के इस ऐतिहासिक फैसले तक पहुंचे कैसे। इसके पीछे एक बहुत लंबा और दर्दनाक सफर रहा है। मैं पढ़ रही थी कि हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हमेशा से जीने के अधिकार की बात करता है, लेकिन सम्मान के साथ मरने के अधिकार को इसका हिस्सा कैसे मान लिया गया? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जहां तक मुझे याद है, इस पूरी बहस की शुरुआत एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना से हुई थी ना। हाँ, सही कहा आपने। अगर हम इस सफर की शुरुआत देखें तो हमें 2011 के अरुणा शानबाग केस पर जाना होगा। वो नर्स वाला केस? जी, ये सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि ये पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली एक त्रासदी थी। अरुणा शानबाग मुंबई के एक अस्पताल में नर्स थीं। उनके साथ एक बेहद क्रूर हमला हुआ, जिसके बाद उनके दिमाग में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया। ओ, ये बहुत भयानक है। और वो एक पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई, यानी एक ऐसी स्थिति जहां शरीर तो जिंदा था लेकिन दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था। और सबसे डरावनी बात यह है कि वो इस हालत में 1 या 2 साल नहीं रही। बिल्कुल नहीं, वो पूरे 42 साल इसी हालत में रही। बाप रे, 42 साल! ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब 4 दशकों तक एक इंसान सिर्फ एक बिस्तर पर बिना किसी चेतना के पड़ा है। और दुख की बात यह थी कि उस वक्त कानून के हाथ भी पूरी तरह बंधे हुए थे। राइट, कोई स्पष्ट कानून नहीं था उस समय। बिल्कुल नहीं। हमारे देश में इच्छा मृत्यु या लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर कोई साफ गाइडलाइंस नहीं थी। अदालतें भी फंसी हुई थी। सही। लेकिन उस केस ने एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। देश में पहली बार यह बहस मुख्यधारा में आई कि क्या इस तरह जबरन जिंदा रखना उस व्यक्ति के सम्मान के खिलाफ नहीं है? हाँ, इस बहस ने धीरे धीरे आकार लिया और फिर 2018 में कॉमन कॉज नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया। अच्छा, तो 2018 में कुछ ठोस हुआ? जी, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बहुत ही साफ शब्दों में यह डिक्लेयर किया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत हमारे जीने के अधिकार का ही एक अटूट हिस्सा है। बिल्कुल। यही वो टर्निंग पॉइंट था। मतलब 2018 तक ये तय हो गया था कि किसी को जबरन लाइफ सपोर्ट पर नहीं रखा जा सकता। तो फिर ये 2026 का हरीश राणा केस इतना अलग क्यों है? क्योंकि हरीश राणा केस ने एक ऐसी रेखा खींची है जो पहले कभी नहीं खींची गई थी। इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? दस्तावेजों को पढ़ते हुए मेरा ध्यान एक खास टर्म पर गया था। कौन सा टर्म? CANH यानी क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। हाँ, यही वो सबसे अहम हिस्सा है।
अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो मेडिकल तरीके से ट्यूब के जरिए मरीज को खाना और पानी देना। सही समझा आपने। तो क्या अब अदालत ने खाना और पानी रोकने की भी इजाजत दे दी है? मतलब रुको, क्या खाना और पानी देना मेडिकल ट्रीटमेंट माना जाता है? ये तो एक बेसिक ह्यूमन केयर है ना। देखिए, यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे इस हरीश राणा जजमेंट ने तोड़ा है। अच्छा, कैसे? हम इंसान हैं। हमारे लिए किसी को खाना खिलाना या पानी पिलाना देखभाल का सबसे बुनियादी और भावनात्मक तरीका होता है। बिल्कुल, हम अपनों को खाना तो खिलाएंगे ही। लेकिन अदालत ने और मेडिकल साइंस ने इसे बहुत गहराई से देखा। जब कोई व्यक्ति खाना चबा नहीं सकता, निगल नहीं सकता और उसका पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है और आप एक नली सीधे उसके पेट या नसों में डालकर कृत्रिम रूप से न्यूट्रिशन डाल रहे हैं, तो वो अब सामान्य खाना खिलाना नहीं रह गया है। तो उससे क्या माना जाएगा? अदालत ने माना कि ये CANH दरअसल एक मेडिकल इंटरवेंशन है। ये एक कृत्रिम लाइफ सपोर्ट है, बिल्कुल एक वेंटिलेटर की तरह। ओह अच्छा, तो वो बेसिक केयर नहीं है। नहीं। और हरीश राणा केस ने इतिहास में पहली बार यह स्पष्ट किया कि जिन मामलों में रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं है, वहां इस कृत्रिम भोजन और पानी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, ये एक आम इंसान को सुनने में कैसा लगेगा? मैं समझ सकता हूं कि यह थोड़ा मुश्किल है। मेडिकल तरीके से खाना पानी रोक देना, ये थोड़ा निर्दयी नहीं लगता? मतलब क्या इसे एक तरह का कानूनी उपवास या लीगल फास्टिंग नहीं कहा जाएगा? लीगल फास्टिंग? हाँ, जैसे कोई किसी को भूखा प्यासा मार के उसकी जान ले रहा हो और अदालत उस पर अपनी मोहर लगा रही हो। मुझे पता है कि यह सुनने में बहुत कठोर लगता है, लेकिन हमें यहाँ कानूनी उपवास और इलाज रोकने के बीच के बहुत ही बारीक फर्क को समझना होगा। वो फर्क क्या है? देखिए, उपवास में क्या होता है, एक स्वस्थ शरीर है जिसे पोषण की जरूरत है लेकिन उसे खाना नहीं दिया जा रहा। वहां एक स्वस्थ जीवन को खत्म किया जा रहा है। हाँ, वो तो है। लेकिन CANH हटाने के मामले में स्थिति बिल्कुल उलट है। यहां मरीज का शरीर पहले ही अपने प्राकृतिक अंत की ओर बढ़ चुका है। मतलब शरीर खुद ही खाना रिजेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, शरीर ने कुदरती तौर पर खाना पीना प्रोसेस करना बंद कर दिया है। वो ट्यूब और वो न्यूट्रिशन उस प्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया को जबरदस्ती रोक रहे हैं। अच्छा, तो आप उन्हें भूखा नहीं मार रहे हैं? नहीं, आप बस उस कृत्रिम रुकावट को हटा रहे हैं जो उन्हें एक शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचने से रोक रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल डिस्टिंक्शन है। जीवन को बढ़ाना और मृत्यु की प्रक्रिया को लंबा खींचना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एकदम सही बात है। अच्छा, इस फैसले में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए। और वो है प्रक्रिया यानी प्रोसीजर को लेकर। स्रोत दस्तावेज बताते हैं कि अब हर केस में अदालत की निगरानी या जुडिशियल ओवरसाइट जरूरी नहीं है। जी, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मैंने पढ़ा कि फैसले लेने का अधिकार अब जिला स्तर की मेडिकल बोर्ड के पास चला गया है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडिकल बोर्ड। और ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, ये प्रैक्टिकल तौर पर बहुत बड़ी राहत है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा रोकना है आपको। जी। मुझे एक बात खटक रही है। कैसी बात? मैं मानती हूँ कि अदालतों से रेड टेप या लाल फीता शाही हटाना एक अच्छी बात है, लेकिन क्या अदालत को इस पूरी प्रक्रिया से बाहर कर देना खतरनाक नहीं है? खतरनाक कैसे? हम यहाँ इंसानी जान की बात कर रहे हैं। क्या प्रक्रिया को इतना फास्ट ट्रैक करने से जल्दबाजी में फैसले लेने का जोखिम नहीं पड़ेगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है। क्या हम डॉक्टरों या परिवारों के हाथों में बहुत ज्यादा पावर नहीं दे रहे हैं? इसे इस नजरिए से देखिए, अदालत की निगरानी हटने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी और कभी भी प्लग खींच सकता है। तो ये कैसे काम करता है? जिला स्तर का मेडिकल बोर्ड कोई आम समिति नहीं है जिसमें 2-4 लोग बैठकर बस फैसला ले लें। तो इसमें कौन लोग होते हैं? इसमें जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं, उस खास बीमारी के एक्सपर्ट्स होते हैं और वरिष्ठ डॉक्टर शामिल होते हैं। अच्छा, मतलब पूरी मेडिकल एक्सपर्टीज होती है वहाँ। हाँ, बिल्कुल। और अदालत ने यह महसूस किया कि न्यायिक प्रक्रिया में वकीलों का बहस करना, तारीखें पढ़ना, इसमें महीनों लग जाते हैं। हाँ, कोर्ट के काम तो लंबे खींचते ही हैं। अब आप उस परिवार और उस मरीज के बारे में सोचिए। अदालत में तारीखें चल रही हैं और यहाँ मरीज हर दिन एक भयानक अर्थहीन पीड़ा से गुजर रहा है। वो तो एक अलग ही लेवल का टॉर्चर है। वही तो, वो कानूनी देरी खुद में एक तरह का टॉर्चर बन गई थी। तो इस मेडिकल बोर्ड का मकसद सुरक्षा मानकों को गिराना नहीं है, बल्कि लाल फीता शाही के कारण होने वाली उस बेमतलब की पीड़ा को जल्द से जल्द खत्म करना है। एकदम सटीक कहा आपने। तो कानून ने ये तय कर दिया कि ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी और इसे तेज कैसे बनाया जाएगा। कानूनी पहलू साफ है। हाँ, कानून अब काफी स्पष्ट हो गया है। लेकिन जो चीज कानूनी रूप से सही है, जरूरी नहीं कि वो भावनात्मक या नैतिक रूप से भी आसान हो। ये तो इंसान की फितरत है। अगर हम इन कानूनी कागजों से निकलकर इस गहरी नैतिक दुविधा की तरफ आएं, तो मुझे एक बात सोचकर बड़ी उलझन होती है। क्या बात?
एक डॉक्टर जिसने अपनी जिंदगी के 10-15 साल ये सीखने में लगा दिए कि मरीज की जान कैसे बचानी है, वो अचानक एक दिन लाइफ सपोर्ट बंद करने को कैसे जस्टिफाई करता है? ये सच में एक बहुत भारी सवाल है। मेडिकल एथिक्स या चिकित्सा नैतिकता इसे कैसे देखती है? ये चिकित्सा विज्ञान का सबसे मुश्किल सवाल है। एक डॉक्टर हमेशा दो बड़ी चीजों के बीच फंसा होता है। वो दो चीजें क्या है? एक तरफ है नॉन मैलिफिसेंस, जिसका मतलब है कि डॉक्टर ने शपथ ली है कि वो मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राइट, फर्स्ट डू नो हार्म। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ऑटोनॉमी, जिसका मतलब है मरीज का ये अधिकार कि वो अपने शरीर के साथ क्या होने देना चाहता है। अब दुविधा तब आती है जब किसी इंसान को जिंदा रखना ही उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। तो ये आपस में टकराते कैसे हैं? अगर मैं इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझूं। हाँ, बताइए। तो मान लीजिए कि किसी मरीज को बहुत भयानक दर्द हो रहा है। ठीक है। और डॉक्टर उसे एक बहुत ही हेवी पेन किलर जैसे मॉर्फिन का एक बड़ा डोज देता है। अब उस दवाई को देने का मकसद या इरादा मरीज का दर्द खत्म करना है, राइट? बिल्कुल, डॉक्टर दर्द कम करना चाहता है। लेकिन उस दवा का एक साइड इफेक्ट भी है कि वो मरीज की सांसों को धीमा कर देती है और हो सकता है कि उसकी वजह से मरीज की उम्र कुछ दिन या कुछ घंटे कम हो जाए। या डॉक्टर का इरादा उसकी जान लेना नहीं था, लेकिन दर्द खत्म करने के चक्कर में वो साइड इफेक्ट हो गया। आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। अच्छा। और पता है, आपने अनजाने में ही एक बहुत पुराने और गहरे नैतिक सिद्धांत को समझा दिया है। सच में? वो कौन सा सिद्धांत है? इसे सेंट थॉमस एक्वाइनस की थ्योरी ऑफ डबल इफेक्ट कहा जाता है। थ्योरी ऑफ डबल इफेक्ट, ये क्या है? थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी एक कार्य के दो असर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है, तो वह कार्य नैतिक रूप से तभी सही माना जाएगा जब आपका मुख्य इरादा सिर्फ वो अच्छा काम करना हो। अच्छा। आपका मॉर्फिन वाला उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है। जब डॉक्टर लाइफ सपोर्ट हटाते हैं तो उनका इरादा मारना नहीं होता। तो उनका इरादा क्या होता है? उनका प्राथमिक इरादा उस व्यर्थ और कष्टदायक मेडिकल प्रक्रिया को रोकना होता है जो मरीज को शांतिपूर्ण प्राकृतिक अंत से दूर रख रही है। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मृत्यु यहाँ लक्ष्य नहीं है। मृत्यु उस बीमारी का स्वाभाविक परिणाम है जिसे अब तक मशीनों ने रोक रखा था। ये बहुत ही गहरा विचार है। मृत्यु लक्ष्य नहीं है, बल्कि बीमारी का परिणाम है। यही इसका सार है। लेकिन देखिए, ये सारी बातें, ये फिलॉसफी, ये नैतिकता क्लासरूम या किताबों में बहुत अच्छी लगती हैं। आप जमीनी हकीकत की बात करने वाली है ना? बिल्कुल। चलिए अब थोड़ी जमीनी हकीकत पर आते हैं, भारत की आर्थिक वास्तविकताओं की जमीन पर। हाँ, ये पहलू नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि आईसीयू में बिताया गया हर एक दिन मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवारों के लिए हजारों लाखों रुपए का बिल लेकर आता है। स्रोत दस्तावेज इस कड़वी सच्चाई से बिल्कुल नहीं भागते। ये एक बहुत ही भयानक आर्थिक वास्तविकता है। और भारत जैसे देश में तो ये बहुत आम है। भारत में ज्यादातर परिवारों के लिए किसी सदस्य को महीनों तक आईसीयू या लाइफ सपोर्ट पे रखना उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह कर सकता है। हाँ, जिसे फाइनेंशियली रूइनस कहते हैं। जब डॉक्टरों ने कह दिया है कि ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उस वेंटिलेटर को चलाते रहने का मतलब है कि परिवार अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ बेच रहा है। ऐसे में ये नया कानून इस विनाशकारी आर्थिक तनाव को रोकने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह की राहत है। मैं इस बिंदु पर बहुत जोरदार तरीके से आपको रोकना चाहूंगी और एक सख्त सवाल पूछना चाहूंगी। जी, पूछिए। क्योंकि जो बात आप आर्थिक तनाव से राहत कह रहे हैं, वो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। डरावनी क्यों? क्या ये प्रगतिशील कानून अनजाने में परिवारों को एक लीगल लूप होल यानी कानूनी खामी तो नहीं दे रहा? आप किस दिशा में इशारा कर रही हैं? सोचिए, एक परिवार जो आर्थिक रूप से परेशान है, या शायद वो अपने घर के किसी बुजुर्ग या दिव्यांग सदस्य की देखभाल का बोझ नहीं उठाना चाहता। क्या वे इस कानून का इस्तेमाल करके अपने उस सदस्य से छुटकारा नहीं पालेंगे? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। करने के लिए मजबूर करने का हथियार नहीं बन जाएगा। ये इस पूरे विषय का सबसे डरावना और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस पर क्या कहा गया है दस्तावेजों में? आपको जानकर हैरानी होगी कि स्रोत सामग्री में आलोचकों ने ठीक इसी बात पर सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की है। इसे द वल्नरेबिलिटी रिस्क कहा गया है। वल्नरेबिलिटी रिस्क? हाँ, ये वो डर है जहां बुजुर्गों, मानसिक रूप से कमजोर लोगों या गरीबों को सिर्फ इसलिए मरने पर मजबूर किया जा सकता है क्योंकि वे दूसरों पर बोझ हैं। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है। आलोचकों ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल किया है, डिस्गाइज्ड अबैंडनमेंट। इसका मतलब छिपी हुई बेदखली या किसी को चुपचाप उसके हाल पर छोड़ देना। एकदम सही। परिवार दबाव बनाता है कि मशीनें हटा लो
और उसे नाम दे दिया जाता है कि हम तो मरीज की भलाई चाहते हैं। तो फिर इस छिपी हुई बेदखली से बचाने का क्या तरीका है? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि कोई परिवार सिर्फ पैसे बचाने के लिए अपने बुजुर्ग की जान का सौदा ना कर ले? यहीं पर वो जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड वापस तस्वीर में आता है। अच्छा, उनका यहाँ भी रोल है? बिल्कुल। उस बोर्ड का काम सिर्फ मरीज की मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना नहीं है। उनका सबसे बड़ा काम यह है कि वे एक डिटेक्टिव की तरह ये जांचें कि कहीं कोई दबाव तो नहीं है। हाँ, कि फैसले के पीछे कोई आर्थिक लालच, पारिवारिक दबाव या सामाजिक उपेक्षा तो काम नहीं कर रही है। मतलब उन्हें ये देखना होता है कि नीयत साफ है या नहीं। जी, वे देखते हैं कि क्या ये फैसला सच में मरीज के भले के लिए लिया जा रहा है या परिवार की सुविधा के लिए। ये संतुलन साधना ही इस कानून की असली परीक्षा है। ये तो बहुत ही भारी जिम्मेदारी है बोर्ड के ऊपर। शायद इसी कंफ्यूजन और गलत इस्तेमाल के डर को खत्म करने के लिए भाषा और शब्दावली में भी बदलाव किए जा रहे हैं। शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब पैसिव यूथनेशिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, अदालत ने इसे साफ कर दिया है। ये शब्द अब पुराना और भ्रामक हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसिव शब्द का मतलब होता है निष्क्रिय रहना, यानी कुछ ना करना। राइट। जब कोई डॉक्टर कहता है पैसिव यूथनेशिया, तो आम लोगों को लगता है कि डॉक्टर बस हाथ बांधकर खड़ा है और मरीज को मरने दे रहा है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में एक वेंटिलेटर को बंद करना या CANH ट्यूब को हटाना एक बहुत बड़ा एक्शन है। कोई कुछ कर रहा है तभी तो मशीन बंद हो रही है। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि मेडिकल दुनिया में कुछ करने यानी एक्ट्स और कुछ न करने यानी ओमिशन के बीच फर्क करना एक नकली विभाजन है, जिसे फॉल्स बाइनरी कहते हैं। हाँ, और ये शब्द डॉक्टरों और परिवारों के मन में एक बेवजह का अपराध बोध या गिल्ट पैदा करता है। और शायद इसी अपराध बोध से परिवारों को बचाने के लिए अब लिविंग विल्स या एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स पर इतना जोर दिया जा रहा है। लिविंग विल्स इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सशक्त टूल हैं। अगर मैं इसे अपने तरीके से समझूं तो ये लिविंग विल एक तरह की डिग्निटी इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी है ना, सम्मान का बीमा। वो कैसे? जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस तब खरीदते हैं जब आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। हाँ, ताकि अगर कल को कोई बीमारी आए तो आपके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। बिल्कुल सही। उसी तरह आप लिविंग विल तब बनाते हैं जब आपका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा हो। हाँ, जब आप पूरी तरह होश में हो। आप पहले से लिख कर रख देते हैं कि अगर मैं कभी कोमा में चला जाऊं जहां ठीक होने का कोई चांस ना हो तो मुझे वेंटिलेटर पर मत रखना, ताकि बुरे वक्त में आपके परिवार को ये भारी नैतिक और आर्थिक फैसला लेने के बोझ से ना गुजरना पड़े। ये डिग्निटी इंश्योरेंस वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कैच कैसा? देखिए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तो बीमा कंपनी आसानी से पैसे दे देती है। उसमें कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होता। हाँ, वो तो बस एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। लेकिन एक लिविंग विल के साथ ऐसा नहीं है। भले ही आपने कागज पर सब कुछ लिख दिया हो, लेकिन जब वो वक्त आता है तो परिवार के लिए वो बहुत भारी पल होता है। बिल्कुल। आपके परिवार और डॉक्टरों को ही उस ICU में खड़े होकर उस मशीन का स्विच बंद करने का वो भयानक और दिल दहला देने वाला फैसला लेना होता है। वो कागज उन्हें सिर्फ कानूनी सुरक्षा देता है। हाँ, लीगल कवर मिल जाता है, लेकिन उस फैसले का जो भावनात्मक बोझ है वो कागज कम नहीं कर सकता। पॉइंट टेकन। कानूनी रास्ता साफ होने का मतलब ये नहीं है कि इंसानी भावनाएं भी आसान हो जाएंगी, कभी नहीं। लेकिन ये कागज एक बात पक्की कर देता है कि अब फोकस इंसान की लॉन्गेविटी यानी उम्र लंबी करने पर नहीं, बल्कि उसकी डिग्निटी यानी सम्मान पर है। बिल्कुल। दस्तावेज इसी डिग्निटी ओवर लॉन्गेविटी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। और यहाँ एक और भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि लाइफ सपोर्ट रोकने का मतलब है मरीज को बेसहारा छोड़ देना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं से पैलिएटिव केयर की शुरुआत होती है। पैलिएटिव केयर मतलब इलाज रोकने के बाद की देखभाल। हाँ, आप उस व्यर्थ इलाज को रोक देते हैं जिसे क्योर कहते हैं, लेकिन केयर या देखभाल कभी नहीं रुकती। तो उस वक्त क्या किया जाता है मरीज के लिए? जब मशीनें हटा ली जाती हैं तब भी डॉक्टर मरीज को दर्द कम करने वाली दवाइयां देते हैं। उन्हें ऑक्सीजन दी जाती है, उनके शरीर को साफ और आरामदायक रखा जाता है। इसे एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट कहते हैं। अच्छा। इसका पूरा लक्ष्य ये होता है कि मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ वो सफर दर्दनाक या डरावना न हो, बल्कि वो जितना हो सके उतना शांतिपूर्ण और मानवीय हो। मतलब हम जीवन को जबरन खींचने के बजाय मृत्यु को सम्मानजनक बनाने पर काम कर रहे हैं। यही पूरे कानून का सार है। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे मुकाम पर ले आती है। अगर हम आज के इस डीप डाइव के सारे अहम पहलुओं को समेटें तो एकदम स्पष्ट है कि भारत एक बहुत ही बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव। हम लाइफ एट एनी कॉस्ट वाले उस पुराने माइंडसेट से बाहर निकलकर एक राइट्स बेस्ड या अधिकार आधारित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी।
2011 के अरुणा शानबाग केस से लेकर 2026 के हरीश राणा जजमेंट तक का ये सफर बताता है कि अब सिर्फ सांसें गिनने को जिंदगी नहीं माना जाता। सही कहा आपने। मरीज की इच्छा, उसकी स्वयं प्रभुता और उसके सम्मान को सबसे ऊपर रखा जा रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कानूनी जीत की असली परीक्षा समाज के सबसे निचले और कमजोर तबके पर होगी। हाँ, वो वल्नरेबिलिटी रिस्क वाली बात। बिल्कुल। कानून ने जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड्स के रूप में जो ढांचा खड़ा किया है, उसे ये साबित करना होगा कि वो परिवारों को आर्थिक तनाव से राहत देने के साथ साथ असहाय और बुजुर्ग लोगों को उस छुपी हुई बेदखली या शोषण से भी बचा सकता है। क्योंकि सिर्फ कागजों पर अधिकार दे देना काफी नहीं है, जमीन पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना ही भविष्य का असली रास्ता तय करेगा। 100% सहमत हो। ये एक ऐसी जटिल यात्रा है जहां विज्ञान की ताकत, कानून की बारीकियां और इंसानी जज्बात एक साथ किसी चौराहे पर खड़े हैं। हमने आज बहुत सी कानूनी और नैतिक परतों को खोला है। चर्चा बहुत ही विचारोत्तेजक रही। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहती हूँ जो शायद कोई भी सुने तो थोड़ा विचलित हो जाए। वो सवाल क्या है? जिस तेजी से मेडिकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि भविष्य में मशीनें किसी भी इंसान की सांसों को और उसके दिल की धड़कनों को लगभग अनंत काल तक चलाए रखने में सक्षम हो जाएंगी। तकनीक तो उसी दिशा में जा रही है। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां मृत्यु कोई प्राकृतिक घटना नहीं रह जाएगी? क्या भविष्य में एक शांतिपूर्ण मृत्यु सिर्फ अमीरों के लिए एक चुनी हुई लग्जरी बन जाएगी और गरीबों के लिए महज एक आर्थिक मजबूरी? शायद इस सवाल का जवाब हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी और खौफनाक चुनौती